हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करी है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ से बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, यानी कि रात 12 बजे के बाद से नोटबंदी कर दी गई थी। 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में ये बोला गया था, उसको 9 नवंबर को ही दे दिया गया था चुनौती सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद लगभग 2021 तक इसमें 58 याचिकाएं दी जा चुकी थी, यानी कि चुनौती दी गई थी इसको, और इन सभी 58 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया था। अब इसमें 5 जजों का एक पैनल बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जैसे एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी रामा सुब्रमण्यम और बी वी नागरत्ना, इन लोगों का पैनल था। और इसमें से 4 लोगों ने इस नोटबंदी को सही ठहराया, यानी कानूनी तौर पर सही ठहराया। और वहीं पर जो लास्ट में आप जिनकी पिक देख रहे हैं ये हैं बी वी नागरत्ना। इन्होंने सहमति नहीं जताई नोटबंदी से, यानी कि जो फैसला इन चारों लोगों ने लिया उस पर सहमति नहीं जताई। और इन्होंने बोला कि जो आरबीआई के जो कुछ नियम हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो ये उचित नहीं था। आरबीआई एक्ट की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत जो एक शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को, उसके तहत ये फैसला नहीं लिया गया था, ऐसा इन्होंने बोला। अब हम इसमें ये जाने इस क्वेश्चन में कि ये तीसरी नोटबंदी थी। इससे पहले जो 2 नोटबंदियां हुई थी वो कब हुई थी? तो आप समझिए कि पहली जो नोटबंदी हुई थी वो ब्रिटिश साम्राज्य में ही हुई थी 1946 में। 1946 मतलब 12 जनवरी 1946 को नोटबंदी की गई थी। उस समय वायसराय जो थे आर्चीबाल्ड वेवले, वो वायसराय थे, और उस समय उन्होंने 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बंद कर दिया था। यानी वो ये चाहते थे कि जो ब्लैक मनी है जो भारतीयों ने छुपा के रखी है वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो दूसरी नोटबंदी करी गई थी वो करी गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 16 जनवरी को 1978 में, जब 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इस समय ये चल रहा था, अभी का मामला हम इसमें देखते हैं कि जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी रामा सुब्रमण्यम और बी वी नागरत्ना की जो खंडपीठ है, उन्होंने फैसला दिया है कि ये पूरी तरीके से तर्कसंगत है। यानी केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की नोटबंदी का अधिकार है, और हालांकि नोटबंदी को लेकर भारत सरकार की आरबीआई से 6 महीने से वार्ता चल रही थी, ऐसा भी इस फैसले में बताया गया है। तो ये उचित हो गया नोटबंदी, अब इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर शाह ने मांगी रिपोर्ट। आपको पता होगा इस समय मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है कि जो 20 वर्षीय युवती है उसकी कार से उसकी बॉडी को भी कार से 11 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। बॉडी को भी उन्होंने खूब घसीटा, उसे कार में फंस गई थी या घसीटा, जो भी हो, अभी वो जांच का विषय है। अब इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें एक तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है इस समय, और इसमें ये बताया गया है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाह ने रिपोर्ट क्यों मांगी है। देखिए, वैसे तो देश का गृह मंत्री किसी भी राज्य से, राज्य सरकार से, जो राज्य की पुलिस होती है उससे कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, लेकिन दिल्ली पर शाह ने खुद बैठक करी है और इस पर रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल को भी इसमें जो सक्सेना जी हैं, वी के सक्सेना, उनसे
खुद संज्ञान लेने के लिए बोला है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार या दिल्ली राज्य की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि जो दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब इसमें शाह ने रिपोर्ट मांगी है और जल्द से जल्द इसमें फैसला देने को बोला है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 31 से शुरू हो सकता है संसद का बजट सत्र। अब जो ये बजट सत्र है वो 31 जनवरी से शुरू होगा और लगभग वो 10 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 31 जनवरी को जो संबोधन होगा यानी कि शुरुआत जो होगी वो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और ये उनका पहला संबोधन भी होगा। पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पहला जो सत्र है वो लगभग 10 फरवरी तक चलेगा और जो दूसरा सत्र है, जो इस बजट सत्र का दूसरा भाग है, वो 6 मार्च से लगभग 6 अप्रैल तक चलने की उम्मीद है। और ऐसे ही भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरा भाग है 6 मार्च से 6 अप्रैल तक का, वो शायद संसद के नए भवन में आयोजित हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कराना होगा सत्यापन। देखिए, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने जा रही है, जैसे इरडा है, ट्राई है, सेबी है, सिडबी है। तो इस तरीके से अब ऑनलाइन गेमिंग को भी एक तरीके से रेगुलेट करने की सरकार ने मंशा बना ली है। इस संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया है, यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं आपस में मिलकर एक संस्था बनाएंगी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से जुड़ा होगा। इस संगठन के तहत पंजीकृत कंपनियां ही देश में गेमिंग का कारोबार कर सकेंगी। ऑनलाइन गेम खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। हालांकि 18 से कम उम्र के बच्चों का केवाईसी होगा या नहीं होगा, या उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इस पर अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि ऑनलाइन गेम के इतने बड़े कारोबार को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, यानी आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और इस कारोबार में निवेश बढ़ाना इस समय भारत की जरूरत है और मांग भी है। इसमें देखिए 2.6 अरब डॉलर का है ये कारोबार, ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार, और 8.6 अरब डॉलर ये 2027 तक हो जाएगा, यानी लगभग 4 गुना बढ़ेगा। 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं देश भर में। अगर हम इस मसौदे की खास बात करें तो एक संस्था बनाई जाएगी। अगर संस्था से लोग खुश नहीं हैं तो वो एक और संस्था बना सकते हैं, उसकी सब संस्था हो जाएगी। वो जो विदेशी कंपनियां अभी तक ऑनलाइन गेमिंग के लिए विज्ञापन दे रही थी, उन्हें अब गेमिंग की विज्ञापन की इजाज़त नहीं होगी। खेल के नतीजे पर किसी भी प्रकार की वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी गेमिंग कंपनियों को भारतीय मूल का शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करना होगा। उन्हें अपना फिजिकल पता और संपर्क नंबर भी देना होगा। यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने की कोशिश की जा रही है और जो केवाईसी के माध्यम से जो जैसे कि पबजी टाइप्स के जो गेम होते हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होके अटैच हो जाते हैं और आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, तो इन सब से भी बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो नोट पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है उस पर अब जो केंद्र सरकार है या आप कह सकते हैं भाजपा की सरकार है वो पूरी तरीके से इसमें एग्रेसिव हो गई है कि राहुल गांधी जो हैं वो माफ़ी मांगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट को रेलवे देगा सुरक्षा कवच। यात्रियों को गंतव्य पर जल्दी पहुंचाने के लिए जहां ट्रेनों की गति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं सुरक्षित यातायात के लिए भी समानांतर कार्य जारी है। 2 ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर के खतरे को कम करने के लिए रेल मंत्रालय ने कवच जैसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से एक ट्रैक पर आमने सामने आने वाली दोनों ट्रेन एक दूसरे के करीब 380 मीटर की दूरी पर अपने आप रुक जाएगी। रेलवे ने सुरक्षा की इस प्रणाली के लिए देश के
महानगरों दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का ठेका 10 निर्माता कंपनियों को सौंप भी दिया है। अब ये ट्रेन रुकेगी कैसे? देखिए, एक ही ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को कवच प्रणाली रोक देगी। जिन इंजनों में यह प्रणाली लगी होगी उन्हें 380 मीटर पहले ही सूचना मिल जाएगी, क्योंकि इंजन का माइक्रो प्रोसेसर जीपीएस एवं रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम एवं कंट्रोल टावर से जुड़ा होगा। कवच प्रणाली ट्रेन के रेड सिग्नल पार करने या तय सीमा से ज़्यादा गति होने पर सक्रिय होकर इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देगी। ड्राइवर के नींद में या लापरवाही होने के बावजूद दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा। सामने कोई फाटक या अन्य व्यवधान होने पर कवच हॉर्न बजाना शुरू कर देगा। यह प्रणाली रोल बैक, रिवर्स मूवमेंट या बगल से टक्कर लगने जैसी आपात स्थिति में भी स्टेशन मास्टर और ड्राइवर को तुरंत सतर्क कर देगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आगे बढ़ी विकसित देशों में भारतीय युवाओं को अवसर दिलाने की कूटनीति। अब जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 2 देशों की यात्रा पर गए हैं। पहला है साइप्रस और दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री हैं अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग, उनके साथ जो बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी के क्षेत्र में समग्र साझेदारी का समझौता करने पर सहमति बनी है। इसका मतलब है कि जो युवा भारत के ऑस्ट्रिया में नौकरी की तलाश में जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा सहूलियत होगी और उन्हें अवसर ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही कई प्रयास आगे लगभग जारी हैं। आपको पता होगा कि नवंबर में भी ब्रिटेन के साथ ऐसी कूटनीति की गई है। 2016 में जब प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए थे तो भी ये समझौता किया गया था। जुलाई में 2022 में भी भारत और ब्रिटेन के बीच ऐसा समझौता किया गया था। उसके बाद नवंबर में जब प्रधानमंत्री मोदी बाली यानी कि इंडोनेशिया में गए थे तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक समझौता किया गया। दिसंबर 2022 में जब प्रधानमंत्री जर्मनी गए तो जर्मनी और भारत के बीच माइग्रेशन व मोबिलिटी को लेकर समझौता किया गया। और अब तक जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस के साथ माइग्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है। आगे भी और भी देशों से ऐसा ही एग्रीमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि जो नए लड़के हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल डिग्री जिन्होंने ले रखी है, वो अगर दूसरे देश में कार्य करने के लिए जाना चाहें तो उनको प्राथमिकता भी दी जाए और सहूलियत भी दी जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि क्रिएट इन इंडिया की राह पर भारत। अब देखिए, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की नीति को प्राथमिकता पर लेकर चल रही है भारत सरकार यानी मोदी सरकार। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक के क्षेत्र में भी क्रिएट इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ने का अब इसमें मन बना लिया गया है सरकार द्वारा। और इस सेक्टर में 2021 में जो 28% की प्रगति देखी गई थी, उत्साहित प्रगति देखी गई थी, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नज़र लगातार इस सेक्टर पर पड़ी हुई है। इस वर्ष ऑनलाइन गेमर की संख्या जो है वो 45 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और साथ ही भारतीय युवा भी अपने ऑनलाइन गेम बनाएंगे। इसलिए युवाओं को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी में इंटर्नशिप कराने की तैयारी चल रही है। अगर हम बात करें तो भारत अब तक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक के बढ़ते बाजार पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एवीजीसी टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों सहित विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संस्था के विशेषज्ञ मिलकर लगभग 54 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उसके तहत ही ये पता चला कि जो 28% की जो बढ़ोतरी हुई है वो 2021 में हुई है, जो आगे चलकर यानी कि 2024 तक लगभग 45 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। तो 14 से 15% का जो उछाल इसमें देखने को मिलेगा वो भारत सरकार एक संभावना के तौर पर ले रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इस वर्ष 1/3 दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF है, उन्होंने इस वर्ष 1/3
दुनिया को मंदी की चपेट में आने की चेतावनी दी है। 2023 जो है वो 2022 की तुलना में दिक्कतों भरा हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण जो है वो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा होना बताया जा रहा है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं, उन्होंने बताया है कि 2023 में जो देश मंदी की चपेट में नहीं आएंगे, उन्हें भी अपने करोड़ों लोगों के लिए मंदी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका कारण क्या है? कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2023 की शुरुआत कठिनाइयों से हुई है चाइना के लिए, वैसे ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें जो मंदी का असर देखा जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्व समुदाय पर भी उसका असर जरूर पड़ेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। डिजिटल मीडिया चलाने वालों को बनाना होगा स्वनियंत्रित समूह। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इसमें नियुक्त किया जाएगा और इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोमवार को डिजिटल मीडिया से जुड़ा मसौदा भी जारी कर दिया। इसमें जो डिजिटल मीडिया चलाने वालों को भी एक अपनी कमेटी या कह सकते हैं संस्था बनाने के लिए बोला गया है और यह स्वनियंत्रित समूह एक से अधिक हो सकते हैं। यह समूह डिजिटल मीडिया पर चलने वाले कंटेंट पर नजर रखेंगे। कंटेंट को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पर शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर किसी मीडिया समूह की प्रमुख हस्ती इसको नियंत्रित करेगी, यानी कि वो उसके अध्यक्ष होंगे। अब ये जो स्वनियंत्रित समूह को अगर लगता है कि किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे कंटेंट से नुकसान हो सकता है, तो वह उसे डिलीट करने के निर्देश दे सकता है। अगर एक निश्चित समय में निर्देश का पालन नहीं किया गया, यानी कंटेंट को डिलीट नहीं किया गया, तो इस मसले पर ओवरसाइट मैकेनिज्म के पास भेज दिया जाएगा। यह ओवरसाइट मैकेनिज्म विभिन्न मंत्रालयों के समूहों से विकसित किया जाएगा। ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत मंत्रालय संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करेगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को उनके कर्तव्यों और उनकी नैतिकता के बारे में सही जानकारी देगा। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में अधिकृत अधिकारी डिजिटल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करने का आदेश भी दे सकता है और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो इस मामले को वो समीक्षा कमेटी के पास ले जाएगा। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी तमाम जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी और सरकार चाहे तो अतिरिक्त जानकारी और नियमों के पालन को लेकर प्रकाशक को बुला सकता है। सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्रकाशित कंटेंट को 60 दिनों तक रखना होगा। जरूरत पड़ने पर सरकार के समक्ष उन कंटेंट को पेश भी करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि वित्त मंत्रालय का दावा, बजट में जो कहा वो करके दिखाया। अब सोशल मीडिया पे एक बड़ा अभियान चलाया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से और उसको टैगलाइन दी गई है कि जो कहा था वो कर दिखाया। और इसमें वित्त मंत्रालय ने सहकारी समितियों के लिए आयकर में लाए गए सुधार को लेकर जानकारी दी है और बताया है कि अब टैक्स की दर को घटाकर 15% कर दिया गया है। अभियान तब शुरू किया गया जब पूरा वित्त मंत्रालय आम बजट 2023 की तैयारियों में जुटा है। आगामी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। यह मोदी सरकार का यानी कि 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट होगा। क्योंकि आम चुनाव वर्ष 2024 में होने हैं, इसलिए अगले वर्ष सरकार सिर्फ लेखानुदान पेश कर सकेगी। यह पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय बजटीय घोषणाओं को लागू करने को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और ये 2022 में ऐसा बढ़कर हुआ है। इससे पहले अगर हम बात, और ये रिपोर्ट जो है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार है। नवंबर में ये 8% थी, सबसे ज़्यादा अगस्त में थी 8.28%, जो अब दिसंबर में 8.3% हो गई है। अगर हम बात करें कि जो बेरोजगारी दर है वो निकाली कैसे गई है, तो 10% जो है वो शहरी इलाकों में बेरोजगारी है और 7.5% ग्रामीण इलाकों में है। तो एक एवरेज निकाला गया जिसमें ये 8.3% आया है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो राज्य में सबसे ज़्यादा जो ऊंची बेरोजगारी दर है वो हरियाणा की है, 37.9
37.4%। उसके बाद राजस्थान है जहां 28.5% है। उसके बाद दिल्ली है जहां 20.8% है। फिर बिहार 19.1% और फिर झारखंड 18% बेरोजगारी दर इसमें बताई गई है। तो ये बिजनेस पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज पर जो पहली न्यूज़ है वो है जो भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं, उनके समकक्ष जो हैं अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग, उनके साथ बातचीत जो हुई है उसमें इन्होंने बोला है कि भारत के करीबी देश जो हैं वो आतंकवाद का केंद्र हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की तरफ इशारा करके उसको बोला है कि अपनी गतिविधियों पर, आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाए। और इस न्यूज़ में कुछ है नहीं, और वैसे भी इस न्यूज़ को हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो शुरू में न्यूज़ ली गई उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब चीन के नए विदेश मंत्री बने हैं, वांग यी की जगह इन्होंने ली है। इनका नाम है किन गैंग। इन्होंने भारत और चीन के जो संबंध हैं उसको मजबूत करने की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि संबंध बेहतर होने चाहिए, गलवान घाटी में जो टेंशन चल रही है उसको भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कई बातें बोली हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि चीन सुधरने वाला नहीं है, वो भी पाकिस्तान के राह पर है। इस पेज पर एक न्यूज़ और है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं प्रचंड, वो 10 जनवरी को बहुमत साबित करेंगे। CPN माओवादी सेंटर के 68 वर्षीय नेता ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये बहुमत साबित कर ही लेंगे क्योंकि इनकी पार्टी बहुमत में आई थी। तो ये आज का 3 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।